नमस्कार दोस्तों, मैं गजन गंजी गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचालक और छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी जितने भी एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उसको जाकर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आगामी जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पांडु वंश और कलचुरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सिरपुर के पांडु वंश के बारे में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। चार जोड़ा दिया गया है। पहला है आदि पुरुष उदयन, दूसरा है वास्तविक संस्थापक नन्नराज प्रथम, तीसरा है छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन और चौथा है छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिव तिवरदेव। इन चारों आपको जोड़ों को पढ़ना है और चारों जोड़ों को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें से असत्य है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला जोड़ा क्या है, आदि पुरुष, और आदि पुरुष में दिया गया है उदयन। तो पहला वाला जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, सिरपुर के पांडु वंश का आदि पुरुष किसे माना गया है, तो उदयन को माना गया है। ठीक है, सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष। ठीक है, सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष, और आदि पुरुष के साथ साथ संस्थापक भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष एवं संस्थापक ये किसको माना गया है, किसको माना गया है जी, आपका उदयन को माना गया है। और इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हमको जानकारी कालंजर शिलालेख से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, कालंजर शिलालेख से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है कि सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष या संस्थापक कौन हुए, उदयन, और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो कालंजर शिलालेख से। दूसरा देखिए, वास्तविक संस्थापक नन्नराज प्रथम। तो ये दूसरा जोड़ा हमारा गलत हो जाएगा। सिरपुर के पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हुए, इंद्रबल हुए। कौन हुए, इंद्रबल। जबकि यहाँ पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, नन्नराज प्रथम। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सिरपुर के पांडु वंश के संस्थापक कौन हुए, तो उदयन बताना है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है, इंद्रबल। अब इस इंद्रबल के बारे में क्या ध्यान रखना है, ये इंद्रबल कौन थे, तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास से बताया था सरबपुरी वंश के बारे में। किसके बारे में बताया था, सरबपुरी वंश। तो इंद्रबल कौन थे, तो इंद्रबल सरबपुरी वंश के एक शासक हुए जिसका नाम था सुदेवराज। जिसका नाम क्या था जी, सुदेवराज। और इसी सुदेवराज के कौन थे, ये सामंत थे। जो इंद्रबल कौन थे, सरबपुरी वंश के शासक सुदेवराज के सामंत थे। ठीक है, इस इंद्रबल ने क्या किया था, इस इंद्रबल ने सरबपुरी वंश के अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था प्रवरराज द्वितीय। सरबपुरी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, सरबराज द्वितीय। तो सरबराज द्वितीय की हत्या करके किसने, इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखा था। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि सिरपुर के पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हुए, तो आपको बताना है इंद्रबल। क्या बताना है, इंद्रबल। ठीक है, तो दूसरा वाला जोड़ा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का जो स्वर्णकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को कहा जाता है क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में कला, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, इन सभी के क्षेत्र में अद्वितीय विकास हुआ था। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल महाशिवगुप्त के बालार्जुन के शासनकाल को कहा जाता है। तो तीसरा वाला जोड़ा भी बिल्कुल सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल, ये महाशिव तिवरदेव के काल को कहा जाता है। तो चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना है ना, अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल, तो आपको याद रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को, और अगर छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल बोलेगा तो आपको याद रखना है महाशिव तिवरदेव। और तिवरदेव के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। सकल कोसलाधिपति मतलब संपूर्ण कोसल का अधिपति। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था, तिवरदेव ने, है ना। साथ ही साथ सकल कोसलाधिपति की उपाधि एक और कलचुरी शासक, याद रखना है कलचुरी शासक, एक और कलचुरी शासक हुए जिसका नाम है आपका पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। तो ये चौथा वाला जोड़ा भी बिल्कुल सही है जी, है ना। अब साथ ही साथ आपको पांडु वंश के शासकों के नाम को भी याद करना है। अब मेरे साथ आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप बताओगे उदयन, सबसे पहले हुए उदयन के बाद आपको बताना है इंद्रबल, उदयन के बाद इंद्रबल के बाद आपको याद रखना है ईशान देव, उदयन, इंद्रबल, उसके बाद ईशान देव। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है नन्नराज प्रथम हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है तिवरदेव। ठीक है, तिवरदेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, नन्नराज द्वितीय। ठीक है, नन्नराज द्वितीय।
तो पहला उदयन, उसके बाद इंद्रबल, इंद्रबल के बाद ईशानदेव, ईशानदेव के बाद नंदराज प्रथम, नंदराज प्रथम के बाद तीवरदेव, तीवरदेव के बाद नंदराज द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है चंद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है आपका हर्षगुप्त, हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त के बाद आपको याद रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, बालार्जुन। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बाद एक और शासक का नाम आपको याद रखना है शिवनंदी, शिवनंदी। तो ये सभी सिरपुर के पांडु वंश के शासकों के नाम हैं। तो सीधे क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ लेगा कि तीवरदेव का संबंध किस वंश से था, तो आपको बताना है सिरपुर के पांडु वंश से, है ना। तो इन सभी शासकों के नाम को भी आपको अच्छे से याद करना है। एक बार पुनः सुनिएगा, उदयन, इंद्रबल, ईशानदेव, नंदराज प्रथम, तीवरदेव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन और आपका शिवनंदी, जिसमें से महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल माना जाता है और आपका तीवरदेव के काल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल माना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो दूसरा जोड़ा असत्य है क्योंकि सिरपुर के पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? इंद्रबल हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कालंजर शिलालेख के अनुसार किसे पांडु वंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, कालंजर शिलालेख के अनुसार किसे माना जाता है? तो आपका उदयन को, ठीक है, उदयन, उदयन को पांडु वंश का आदि पुरुष माना जाता है। किसके आधार पर? कालंजर शिलालेख के आधार पर। बिल्कुल सही है ना। इंद्रबल के बारे में मैंने बताया कि इंद्रबल को सिरपुर के पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक, इसको सिरपुर के पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और मैंने बताया था जो इंद्रबल कौन थे, तो सरबपुरी राजवंश के एक शासक हुए सुदेवराज, सुदेवराज के सामंत थे इंद्रबल। तीसरा देखो ईशानदेव, ईशानदेव इंद्रबल के पुत्र थे, ध्यान रखना जी, ईशानदेव किसके पुत्र थे? इंद्रबल के पुत्र थे, ठीक है। और इसी ईशानदेव ने आपका खरौद में लखनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ध्यान रखना है। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपका? उदयन हो जाएगा। कालंजर शिलालेख के अनुसार किसे पांडु वंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो उदयन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, भवदेह रन केसरी के भांडक शिलालेख में पांडु वंशी प्रथम शासक के रूप में उदयन का उल्लेख है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भवदेह रन केसरी के भांडक शिलालेख में किसका उल्लेख है? तो आपको बताना है पांडु वंशी प्रथम शासक उदयन का उल्लेख है। दूसरा, इंद्रबल को छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने भी पहले दो क्वेश्चन बताया हुआ है, तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर वर्तमान चांपा शहर की स्थापना किया गया। ध्यान रखना, बिल्कुल सही है कि इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर की स्थापना किया गया, लेकिन ये वर्तमान चांपा शहर नहीं है, ये वर्तमान कौन सा है आपका? खरौद, ठीक है। वर्तमान खरौद को पहले इंद्रपुर के नाम से जानते थे, और इसको किसने बसाया था? इंद्रबल ने। तो इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर अर्थात वर्तमान खरौद शहर की स्थापना किया गया है, जबकि यहाँ पास बोला गया वर्तमान चांपा शहर, तो इसलिए ये तीसरा गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन इससे एक चीज पता चला कि इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर शहर की स्थापना किया गया है, और इंद्रपुर शहर का अभी वर्तमान में नाम देखें तो क्या है आपका? खरौद। चौथा, इंद्रबल के पुत्र हुए ईशानदेव, तो इंद्रबल के पुत्र ईशानदेव द्वारा खरौद के लखनेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। इंद्रबल के पुत्र ईशानदेव के द्वारा खरौद के लखेश्वर या इसी को लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया। और इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया है जी? इस खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है किसके द्वारा? रत्नदेव, आपका रत्नदेव तृतीय के द्वारा, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, तो तीसरा वाला जो कथन है वो आपका असत्य है। इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर जो वर्तमान खरौद शहर की स्थापना किया गया था, लेकिन यहाँ पर चांपा लिखा गया है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महाशिव तीवरदेव के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मैंने बताया था ना, महाशिव तीवरदेव के काल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल माना जाता है, और इस महाशिव तीवरदेव को सकल कोसलाधिपति की उपाधि भी प्राप्त था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले देखो, यह अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जो तीवरदेव थे ये अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, और ये शैव धर्म का अनुयायी था। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये शैव धर्म का नहीं, ये आपका वैष्णव धर्म, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि तीवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। सकल कोसलाधिपति का अगर हम लोग अर्थ निकाले तो संपूर्ण कौशल का अधिपति, क्या हो जाएगा इसका अर्थ? संपूर्ण कौशल का अधिपति, संपूर्ण कौशल का अधिपति, अगर हम इसका अर्थ देखेंगे तो, ठीक है, याद रखना है। दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था, यह गलत हो जाएगा, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। चौथा, राजिम और बालोद ताम्रपत्र में तीवरदेव के पराक्रम का उल्लेख किया गया, तो चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है,
चौथा भी सही है। अब क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राजिम और बालोद ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है, तो तीवरदेव से, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें असत्य कथन हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि तीवरदेव जी है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। अड़भार ताम्रपत्र के अनुसार किसने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण किया था, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और नंदराज प्रथम। तो याद रखना ये अड़भाड़ आपका अड़भाड़ है ना, अड़भाड़ या अड़भाड़ ताम्रपत्र ये किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना ये आपका नंदराज द्वितीय का है। किसका है, नंदराज द्वितीय, ठीक है। ये किसका है जी, आपका नंदराज द्वितीय का है। अभी मैंने आपको पूरा सिरपुर के पांडु वंश के शासकों के नाम बताए थे, ठीक है। तो उसमें से जो अड़भाड़ जो ताम्रपत्र है ये किसका है, आपका नंदराज द्वितीय का है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अड़भाड़ ताम्रपत्र के अनुसार किसने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण किया था, तो नंदराज द्वितीय। लेकिन सकल कोसलाधिपति यहीं पास अगर आपसे पूछ लेता सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था, तो आपको बताना है किसने, तीवरदेव ने, ठीक है। तीवरदेव जी ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर बोलेगा कोसल मंडलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था, तो आपको बताना है नंदराज द्वितीय। साथ ही साथ एक चीज और आपको पता चला कि अड़भाड़ ताम्रपत्र भले किसका है, तो नंदराज द्वितीय का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, हर्षगुप्त के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इनका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा रवि वर्मा की पुत्री रानी वाष्टा देवी से हुआ था। देखो इनका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा रवि वर्मा नहीं है, आपका क्या है, आपका सूर्य वर्मा है। देखो नाम में चेंज कर दिया गया ना, सूर्य वर्मा। तो याद रखना पहले स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इनका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा रवि वर्मा की पुत्री रानी वाष्टा देवी से हुआ था। तो ये पहला गलत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा कि इनका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्य वर्मा की पुत्री, यहाँ पर रवि वर्मा लिखा गया है, एक्चुअल में सूर्य वर्मा आएगा। तो ये पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, इनके मृत्यु के पश्चात रानी वाष्टा ने महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, बिल्कुल सही है, जो कि आपका लाल ईंटों से बना हुआ है। तो दूसरे स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, यह लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा, यह विष्णु भगवान का मंदिर है, चौथा भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, तो पहला ही कथन असत्य है, क्योंकि हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्य वर्मा की पुत्री रानी वाष्टा देवी से हुआ था। लेकिन यहाँ पर रवि वर्मा लिखा गया है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को हमारे छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, आपका लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी हुआ था, जो कि गुप्तकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, महाश्रीगुप्त बालार्जुन के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया कि महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में कला, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में अद्वितीय विकास हुआ है ना, इसीलिए इसके काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, 539 ईस्वी में इसी के समय चीनी यात्री हेंग स्वांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था। तो ये 539 नहीं होगा, ये आपका 639 होगा। क्या होगा आपका 639, ठीक है। यहाँ पास तिथि को चेंज कर दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 639 ईस्वी में चीनी यात्री हेंग स्वांग, ये आपका महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समय में आए थे, और उन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था। किसका, सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, यह शैव धर्मावलंबी था, बिल्कुल सही है। देखा जाए तो जो आपका सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश जो शासक हुए वो वैष्णव धर्म का पालन करते थे, लेकिन जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे ये शैव धर्म का पालन करते थे, अर्थात ये शैव धर्मावलंबी थे। तो तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा, इसने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार किया था, जिसके बारे में जानकारी एहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ये जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन है, इसके समय में जो इसके समकालीन जो राजवंश कौन कौन से थे, तो पहला आपको ध्यान रखना है पुष्यभूति वंश, और दूसरा आपको याद रखना है चालुक्य वंश, ठीक है। चालुक्य वंश ये आपका महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समकालीन वंश थे, ठीक है, जिसमें से आपका पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को किसने, महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने स्वीकार कर लिया था, जिसके बारे में जानकारी हमको एहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करना था, यहाँ पास तिथि को चेंज कर दिया गया। एक्चुअल में 639 ईस्वी में आया था कौन, आपका चीनी यात्री हेंग स्वांग, जिन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था, जबकि यहाँ पास 539 लिख दिया गया, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से कौन से वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे।
कांकेर के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश, बाणवंश और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी उड़ीसा के सोमवंश। तो उड़ीसा के सोमवंश के शासन है वो आपका शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। और उड़ीसा के सोमवंश के जो संस्थापक, इसके संस्थापक कौन हुए? इसके संस्थापक हुए जी आपका शिवगुप्त। इसके संस्थापक कौन हुए? शिवगुप्त। और उड़ीसा के सोमवंश के अगर अंतिम शासक की बात करें, ठीक है, अंतिम शासक कौन हुए? तो अंतिम शासक हुए उद्योग केसरी। कौन हुए? उद्योग केसरी हुए। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कौन से वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? तो उड़ीसा के सोमवंश के आपका शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। संस्थापक हुए शिवगुप्त और अंतिम शासक हुए उद्योग केसरी। साथ ही साथ कांकेर के सोमवंश, इसके संस्थापक कौन हुए? तो सिंहराज। इसके संस्थापक थे जी सिंहराज थे, सिंहराज। इसके संस्थापक सिंहराज थे, है ना। और बाणवंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है, मल्ल, ठीक है, मल्ल। बाणवंश के संस्थापक कौन थे? राजा मल्ल, ठीक है, राजा मल्ल। ये आपको याद रखना है जी। तो यहाँ पास क्या क्वेश्चन था? कौन से वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? तो उड़ीसा के सोमवंश के जो शासक है वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिहावा में शिव मंदिर, कांकेर में दूध नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण कराया? सोमराज, कर्णराज, बोपदेव और सिंहराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी कर्णराज। कौन से शासक हो जाएगा? कर्णराज। और एक कर्णराज कौन थे? तो कर्णराज कांकेर के, ठीक है, कांकेर के सोमवंश के शासक थे, ठीक है। ये कांकेर के सोमवंश के शासक थे, कर्णराज कांकेर के सोमवंश के शासक थे। और अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन हुए? जी सिंहराज हुए। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन हुए? आपका सिंहराज, ठीक है। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन हुए थे? सिंहराज। और इसी कांकेर के सोमवंश के एक शासक हुए कर्णराज। और इसी कर्णराज जी ने सिहावा में शिव मंदिर का निर्माण किया तथा कांकेर में दूध नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्णराज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बाणवंश के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। अभी जस्ट मैंने बताया था कि बाणवंश के जो संस्थापक मल्लदेव थे, है ना, बिल्कुल सही वो भी। तो देखो पहला, इस वंश के संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव थे। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाणवंश। दूसरा, विक्रमादित्य इस वंश के प्रमुख शासक थे। दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगण द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया। तीसरा देखो, त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगण द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया। ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा, विक्रमादित्य ने 9वीं शताब्दी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा स्टेटमेंट क्या है कि विक्रमादित्य ने 9वीं शताब्दी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो जीर्णोद्धार है जाजलदेव, ठीक है, जाजलदेव प्रथम ने कराया था, जाजलदेव प्रथम ने कराया था, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार कराया था जाजलदेव प्रथम ने, जबकि पृथ्वीदेव द्वितीय ने तो आपका राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन कौन सा है? चौथा वाला। बाकी तीनों कथन आपका सत्य है कि बाणवंश के संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव थे, विक्रमादित्य इस वंश के प्रमुख शासक हुए, और त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगण द्वितीय, जिसको मुग्ध तुंग के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मुग्ध तुंग के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। और विक्रमादित्य ने 9वीं शताब्दी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था और जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कराया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। जबकि आपका पृथ्वीदेव द्वितीय ने आपका राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उसके एक सेनापति हुए जगतपाल के द्वारा करवाया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक वामराजदेव थे, बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है जी, है ना, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोक्कल देव प्रथम को जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और इसकी जानकारी हमको बिलहरी अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख से? बिलहरी अभिलेख से इसकी हमको जानकारी प्राप्त होता है। बिलहरी अभिलेख से हमको प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है कि त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी किसने स्थापित किया था? कोक्कल देव ने किया, कोक्कल प्रथम ने किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला भी सही है कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक वामराजदेव थे,
और दूसरा, त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोक्कल देव प्रथम को जाता है, जिसकी जानकारी हमको बिलहरी अभिलेख से मिलता है। तीसरा, कोक्कल प्रथम के 18 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र शंकरगण प्रथम, ये शंकरगण प्रथम नहीं था, ये शंकरगण द्वितीय था, याद रखना एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन में आपको फंसाएगा। शंकरगण द्वितीय, शंकरगण द्वितीय, जिसे आपका मुग्धतुंग, जिसे मुग्धतुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कोक्कल देव प्रथम के 18 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था शंकरगण द्वितीय, जिन्होंने बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित किया था। यहाँ पास लेकिन शंकरगण प्रथम लिखा गया है, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा, कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में सोमवंशी शासकों को पराजित करके दक्षिण कोसल में कलचुरी राजवंश की नींव रखा था। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया था, तुम्मान को। ठीक है, तुम्मान को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें से असत्य है। कोक्कल देव प्रथम के 18 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था शंकरगण द्वितीय, जबकि यहाँ पर शंकरगण प्रथम दिया गया है, इसलिए हमारा थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, कलिंग राज के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में सोमवंशी शासकों को पराजित करके दक्षिण कोसल में कलचुरी राजवंश की नींव रखी, बिल्कुल सही है। तो कलिंग राज जी ने 1000 ईस्वी में, कब आपका 1000 ईस्वी में सोमवंशी शासकों को पराजित करके किसकी नींव रखा था, कलचुरी राजवंश की नींव रखा था, है ना। और याद रखना, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में जानकारी हमको पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा, है ना, इसके बारे में हमको जानकारी पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है। अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से हमको पता चलता है। ठीक है, तो कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में सोमवंशी शासकों को पराजित करके दक्षिण कोसल में कलचुरी राजवंश की नींव रखा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्होंने चैतुरगढ़ में सरस्वती देवी मंदिर का निर्माण कराया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इन्होंने चैतुरगढ़ में सरस्वती देवी नहीं जी, आपका महिषासुरमर्दिनी देवी का मंदिर का निर्माण कराया था, जबकि यहाँ पास बोला गया सरस्वती देवी मंदिर, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, इसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के लहरी शाखा के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ को, किसको बनाया था, तो तुम्मान को। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तुम्मान को बनाया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा, पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में सोमवंशी शासकों से विजय पराक्रम का वर्णन मिलता है। मैंने पहले ही बताया था, देखो कि इसी पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से हमको पता चलता है कि आपका कलिंग राज ने सोमवंशी शासकों को पराजित करके दक्षिण कोसल में कलचुरी राजवंश की नींव रखा। तो इन सभी आपको कथनों में पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से सेकंड कथन असत्य है, क्योंकि कलिंग राज ने चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी देवी मंदिर का निर्माण कराया, जबकि यहाँ पास सरस्वती देवी दिया गया, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, किस कलचुरी शासक ने गांगेय देव को उत्कल अभियान में सहायता प्रदान किया, कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम और पृथ्वीदेव प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कमल राज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कमल राज। अब चलिए मैं पहले आपको कलचुरी वंश के जो शासक है उसके नाम बता देता हूं और उसके कालक्रम बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको कलिंग राज, पहला आपको याद रखना है कलिंग राज के बाद आपको याद रखना है कमल राज, कलिंग राज के बाद कमल राज के बाद आपको याद रखना है रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम के बाद आपको याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम के बाद आपको याद रखना है जाजल्य देव प्रथम। उसके बाद हो जाएगा आपका रत्नदेव द्वितीय के बाद आपको याद रखना है पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद आपको याद रखना है जाजल्य देव द्वितीय के बाद आपको याद रखना है जगत देव। ठीक है, जगत देव के बाद आपको याद रखना है रत्नदेव तृतीय। इसके बाद आपको याद रखना है प्रतापमल। तो ये कलचुरी शासकों के नाम हो जाएगा कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम। जिसमें से चलो इस कालक्रम को भी देखते हैं। कलिंग राज का आपका 1000 से 1020, कमल राज का 1020 से आपका 1045, रत्नदेव प्रथम का 1045 से आपका 1065, पृथ्वीदेव प्रथम का 1065 से आपका 1095, जाजलदेव प्रथम का 1095 से आपका 1120, रत्नदेव द्वितीय का आपका 1120 से आपका 1135, उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय का 1135 से आपका 1165, जाजलदेव द्वितीय का आपका 1165 से आपका 1168, उसके बाद जगत देव का 1168 से 1178, उसके बाद रत्नदेव तृतीय का 1178 से 1198,
उसके बाद आपका प्रतापमल का 1198 से हो जाएगा 1222। तो ये आपको डेट को भी अच्छे से याद रखना है। तो किस कलचुरी शासक ने गांगेय देव को उत्कल अभियान में सहायता प्रदान किया था, तो कमल राज हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना इसी ये जो कमल राज है, कमल राज ने जब गांगेय देव को उत्कल अभियान में सहायता प्रदान किया और जब वो उत्कल से वापस आ रहा था तो वापस आते समय उन्होंने साहिल्य नामक व्यक्ति को साहिल्य नामक व्यक्ति को अपने साथ में लाया था। साहिल्य नामक व्यक्ति को अपने साथ में लाया था। साहिल्य नामक व्यक्ति को अपने साथ में लाया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। और ये गांगेय देव कौन थे, तो ये आपका त्रिपुरी के कलचुरी के शासक थे। कौन थे ये, त्रिपुरी के कलचुरी के शासक थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो किस कलचुरी शासक ने गांगेय देव को उत्कल अभियान में सहायता प्रदान किया था, तो कमल राज हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी नामों को भी आपको ध्यान रखना है, इसके पूरा कालक्रम को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, रत्नदेव प्रथम के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इन्होंने तुमान के स्थान पर रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल सही है। देखो तुमान को राजधानी किसने बनाया था, तुमान को तो कलिंग राज ने बनाया था। तुमान को कलिंग राज ने बनाया था, जिसका कार्यकाल था आपका 1000 से आपका 1020, है ना, 1020। ये किसका कार्यकाल था, कलिंग राज था। और कलिंग राज ने तुमान को क्या कराया था, तुमान को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इसके बाद आता है कलिंग राज के बाद आया कमल राज, है ना। और कमल राज के बाद आता है रत्नराज। देखो कलिंग राज के बाद कौन से शासक आए, कमल राज का शासनकाल था आपका 1020 से 1045 मैंने बताया था। उसके बाद आपका रत्नराज या रत्नदेव प्रथम आता है। रत्नदेव प्रथम का शासनकाल था आपका 1045 से 1065 ये था किसका, रत्नदेव प्रथम का। तो पहला बोला गया कि इन्होंने तुमान के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो रत्नदेव प्रथम ने 1050 में रतनपुर नामक शहर को बसाया और उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। तो एक क्वेश्चन आता है कि तुमान से शासन करने वाले कौन कौन से कलचुरी शासक थे। तुमान से शासन करने वाले कौन कौन से कलचुरी शासक थे। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका कलिंग राज, दूसरा हो जाएगा आपका कमल राज और तीसरा हो जाएगा जी आपका रत्नदेव प्रथम। ये तीनों ने आपका तुमान से आपका शासन किया था। हालांकि रत्नदेव प्रथम ने फिर बाद में 1050 में रतनपुर को बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया बाद में। लेकिन बाद में बसाया ना, उससे पहले तो तुमान से शासन किया था। तो पहला कलिंग, कमल राज और रत्नदेव, ये तीनों के तीनों शासक तुमान से क्या किए थे, शासन किए थे। फिर बाद में रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शहर को बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। दूसरा, इन्होंने 1050 में रतनपुर नगर की स्थापना किया, जस्ट अभी मैंने बताया। तीसरा, इनके समय रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दिया जाता था। बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है ना। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। उसके बाद देखो, इन्होंने कोमो मंडल की शासक वजू वर्मा की बहन नोनल्ला से विवाह किया। ये भैया कोमो मंडल के शासक वजू वर्मा की बहन नहीं थी, ये पुत्री थी, पुत्री। तो ये चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इन्होंने कोमो मंडल के शासक वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया था। बाकी सभी कथन आपको सत्य है, याद रखना, ठीक है। इसी रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर नामक शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। और इन्होंने कोमो मंडल के शासक वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया, जबकि यहाँ पास बहन दिया गया है। तो इसीलिए चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि तुमान से किस किस शासकों ने शासन किया था। तो कलिंग राज ने भी किया था, कमल राज ने भी किया था और आपका रत्नदेव प्रथम ने भी किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो रतनपुर के अन्य नाम से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। आपको रतनपुर के अन्य नाम से संबंधित असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखो पहला, महाभारत काल में रतनपुर को मणिपुर बोलते थे, आपका बिल्कुल सही है। त्रेता युग में रतनपुर को आपका मणिकपुर के नाम से जानते थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। द्वापर युग में रतनपुर को आपका हीरापुर के नाम से जानते थे। किस नाम से, हीरापुर। द्वापर युग में रतनपुर को हीरापुर के नाम से जानते थे, जबकि यहाँ पास कुबेरपुर लिखा गया। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। कुबेरपुर तो कलचुरी काल में बोलते थे जी, है ना, कलचुरी काल। कुबेरपुर तो कलचुरी काल में कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका कलयुग में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रतनपुर बोलते हैं। तो इसमें से असत्य जोड़े की पहचान करना था। तो महाभारत काल में मणिपुर बिल्कुल सही है, त्रेता युग में मानिकपुर बिल्कुल सही है, लेकिन द्वापर युग में कुबेरपुर नहीं बोला जाता था, द्वापर युग में हीरापुर बोला जाता था। और कलयुग में वर्तमान में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रतनपुर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस कलचुरी शासक को सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त था। तो मैंने बताया आपको पृथ्वीदेव प्रथम को आपका सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त था। साथ ही साथ मैंने पांडु वंश में एक और नाम बताया था, तीवरदेव जी को भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त था। साथ ही साथ पृथ्वीदेव
पृथ्वीदेव प्रथम को भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त था। और इस सकल कौशलाधिपति का अर्थ क्या होता है? सकल मतलब पूरा, तो पूरे कौशल का अधिपति। सकल कौशलाधिपति का अर्थ क्या होता है? पूरे कौशल का, मतलब या सकल कौशल का, लिख सकते हैं सकल कौशल, सकल कौशल का अधिपति, सकल कौशल का अधिपति, ये आपको ध्यान रखना है, अधिपति, सकल कौशल का अधिपति। और याद रखना एक और है, एक ताम्रपत्र अभिलेख है अमोदत ताम्रपत्र अभिलेख, अमोदत ताम्रपत्र अभिलेख। और अमोदत ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर पृथ्वीदेव प्रथम है वो 21,000 गांवों का स्वामी था। कितना? 21,000 गांवों का स्वामी था। कौन? आपका पृथ्वीदेव प्रथम। इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से हमको प्राप्त होता है? तो अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। तो किस कलचुरी शासक को सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त था? तो आपको बताना है पृथ्वीदेव प्रथम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। साथ ही साथ पांडु वंश के शासक तीवरदेव को भी प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थापत्य पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा नहीं बनाया गया? पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर, ये तो बनाया गया था, ये मल्हार में, सॉरी तुम्मान में, इसको आपका तुम्मान में बनाया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा रतनपुर का विशाल तालाब, इसको भी बनाया गया। चित्तौड़गढ़ का किला, इसको भी पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो नक्टा मंदिर है, नक्टा मंदिर, इसको जाजलदेव प्रथम, इसको जाजलदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है? आपका प्राचीन विष्णु मंदिर है, ये प्राचीन विष्णु मंदिर है। ठीक है जी, ये प्राचीन विष्णु मंदिर है, प्राचीन विष्णु मंदिर जो जांजगीर चांपा में है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जाजलदेव प्रथम के द्वारा। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं, पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर, रतनपुर का विशाल तालाब और चित्तौड़गढ़ का किला, इन सबको किसने बनाया है? पृथ्वीदेव प्रथम ने बनाया है। बाकी नक्टा मंदिर को जाजलदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्न विशेषताएं किस कलचुरी शासक के हैं? इन्होंने जाजलपुर नगर बसाकर वहां विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। दूसरा, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और तीसरा, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। और चौथा, गज शार्दुल की उपाधि धारण कर अपने नाम के सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये चार विशेषता दिया गया और बोला गया कि ये चारों विशेषता कौन से शासक के थे? रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम या कलिंगराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जाजलदेव प्रथम। ठीक है, तो जाजलदेव प्रथम ने जाजलपुर नामक शहर बसाकर वहां विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। पाली के शिव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। ये बहुत बार पूछा गया ना, किस आपका शासक ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करके उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था? तो जाजलदेव प्रथम ने। और चौथा, इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण किया और अपने नाम के इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये आपका त्रिपुरी के कलचुरी वंश की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता था और नहीं करना चाहता था। उसी के सानिध्य में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नाम के सोने और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो चौथा, ये सभी जो चारों जो विशेषता है ये कौन से शासक है? तो जाजलदेव प्रथम का है। इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं बस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने ओडिशा के गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था? जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। किस कलचुरी शासक ने ओडिशा के गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रत्नदेव द्वितीय। क्या हो जाएगा जी? रत्नदेव द्वितीय, है ना। तो रत्नदेव द्वितीय ने क्या किया था? रत्नदेव द्वितीय ने ओडिशा के गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था। और साथ ही साथ रत्नदेव द्वितीय के बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि ये आपका त्रिकलिंगाधिपति, ये आपका त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मैंने एक चीज और बताया था, उड़ीसा के जो सोमवंश के शासक हुए उड़ीसा के, वो लोग भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। साथ ही साथ अगर कलचुरी वंश के शासकों में बात करें तो ये जो रत्नदेव द्वितीय थे ये भी आपका त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे और इन्होंने ओडिशा के गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। पृथ्वीदेव द्वितीय के, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा अगर विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? कलचुरियों का, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय हुआ। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अभिलेख इसी राजा के मिले, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो इसी के समय ज्यादा विस्तार हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसी के अभिलेख भी ज्यादा मिलेंगे। तीसरा, इसके सेनापति तिलोकपाल ने आपका विलास तुंग द्वारा स्थापित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। भैया इसके सेनापति का नाम तिलोकपाल नहीं था, जगतपाल था। इसके सेनापति का नाम क्या था? जगतपाल, है ना। इसके सेनापति का नाम क्या था? जगतपाल, जबकि यहाँ पर तिलोकपाल दिया गया तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, इसके शासनकाल में रतनपुर किले का निर्माण किया गया था जिसे गज किला के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो तीसरा वाला, इसके सेनापति तिलोकपाल ने
विलास तुंग द्वारा स्थापित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ये आपका तिलोकपाल की जगह जगतपाल आ जाएगा, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक था आपका पृथ्वीदेव प्रथम जिसको सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त था और अमुद्रित ताम्रपत्र के आधार पर वो आपका 21,000 गांव का स्वामी था। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में कलचीरों का सर्वाधिक विकास हुआ, तो आपको बताना पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में कलचीरों का सर्वाधिक विकास हुआ और इसी के सर्वाधिक अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के सेनापति ने खरौद के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। खरौद के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक के सेनापति ने कराया था, तो आपको याद रखना है रत्नदेव। इसमें क्या जाएगा आपका रत्नदेव तृतीय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका रत्नदेव तृतीय। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शासक के सेनापति ने खरौद के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो रत्नदेव तृतीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रत्नदेव तृतीय जी। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने चक्राकार और षटकोणीय सिक्के जारी किए थे। प्रतापमल, रत्नदेव तृतीय, जगतदेव और जाजरदेव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रतापमल। ठीक है, तो प्रतापमल ने क्या किया था आपका चक्राकार और षटकोणीय सिक्के इन्होंने जारी किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बहारेंद्र शाह ने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था, पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, कल्याण शाह के दरबार में देश में बही खाता और लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत किया गया था। कल्याण शाह के द्वारा जी, कल्याण शाह के द्वारा ऐसा बोला गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कल्याण शाह नहीं आएगा, यहाँ पास लक्ष्मण शाह आएगा, लक्ष्मण शाह। ठीक है, यहाँ पास क्या आएगा आपका लक्ष्मण शाह। तो लक्ष्मण शाह के द्वारा देश में बही खाता और लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत किया गया, यहाँ पास कल्याण शाह लिखा गया, ये गलत हो जाएगा। याद रखना कल्याण शाह के द्वारा राजस्व की जमाबंदी प्रणाली, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा आपका कल्याण शाह के द्वारा। लेकिन लक्ष्मण शाह के द्वारा आपका देश में बही खाता और लेखा जोखा बजट को प्रणाली की शुरुआत किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है कल्याण शाह की जगह क्या आएगा आपका लक्ष्मण शाह आएगा। तीसरा, तखत सिंह ने तखतपुर नामक नगर की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। चौथा, राजसिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है, चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, गोपाल प्रसाद मिश्र इसी राज सिंह के आपका दरबारी कवि थे, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी एक रचना का नाम है खूब तमाशा। ठीक है, तो तखत सिंह ने तखतपुर नामक नगर की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। राजसिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण किया, बिल्कुल सही है। यहाँ कल्याण शाह की जगह आता लक्ष्मण शाह, लेकिन कल्याण शाह है ये इन्होंने किसका प्रारंभ किया, तो राजस्व की जमाबंदी है ना, राजस्व की जमाबंदी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, कल्याण शाह। जबकि आपका बही खाता और लेखा जोखा बजट है, इसकी शुरुआत किसने किया था, लक्ष्मण शाह ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, यही आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।